Good morning, students. Welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to start a new topic, that is Gaussian law. Gauss law. Gauss law. क्लियर? इसके लिए हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मुझे पहले बताना पड़ेगा। गॉस लॉ तभी आपकी समझ में आएगा जब मैं आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हर एक उस बॉडी के लिए डिफाइन की जा सकती है जो फ्लो करती है। हर एक वो चीज जो फ्लो करती है के लिए फ्लक्स डिफाइन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता है। क्लियर? हर एक चीज के जो फ्लो कर सकती है के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक पाइप है मेरे पास, ये पाइप है, ठीक है, इससे पानी फ्लो कर रहा है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो यहां ये क्वांटिटी बताने के लिए कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेता हूं यहां में, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट मास का गुजर रहा है, इसका मेजरमेंट मास के फ्लक्स से किया जाता है। मतलब मैं ये बताने के लिए कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना मास फ्लो हो रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करूंगा। वो क्या होगी? मास फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। वो मुझे क्या बताएगा कि इस एरिया से कितना मास फ्लो हो रहा है, समझे ना? इसके परपेंडिकुलर कितना एंटर कर रहा है मास, वो मुझे बताएगा। उसका नाम क्या होगा? मास फ्लक्स। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास क्यूबॉइडल शेप की स्लैब है। क्लियर? यहां इसका टेम्परेचर कुछ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आप यहां से इसमें हीट एंटर करा रहे हो, इसकी लेंथ L। क्लियर? तो ये हीट इसमें जो एंटर कर रही है वो इसके अंदर से ट्रेवल हो रही है, इसके अंदर ट्रेवल करके यहां तक पहुंच रही है, इसके अंदर चल रही है, ये हीट मूव कर रही है, यानी फ्लो हो रहा है हीट का हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहां भी यदि आपसे पूछ लिया जाए, मतलब आप चाहते हैं कि हीट एसोसिएटेड विद दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पे कमेंट करना चाहते हैं आप। कि ये जो एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी हीट क्रॉस कर रही है, समझे ना? हीट कितनी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रही है, ये बताने के लिए मैं यहां हीट फ्लक्स डिफाइन करता हूं। हीट फ्लक्स, समझे? तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना में जहां बॉडी फ्लो कर सकती है। क्लियर? तो फ्लो होने वाली बॉडी का अमाउंट किसी एक फिक्स एरिया से कितना फ्लो कर रहा है, उस एरिया में से होके कितना गुजर रहा है, उसके लिए हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं। समझे? जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि ये एरिया नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है ये एरिया, हम यहां मान लेते हैं कि इसको ऐसे काट देता हूं, मैं इस पाइप को ऐसे काट देता हूं, इस प्रकार से काट देता हूं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो एरिया है इससे एसोसिएटेड या इसमें एंटर करने वाला, इस टोटल एरिया में एंटर करने वाला जो पानी है, समझे ना, जो ये मास है,
वो कितना है। क्लियर। कुछ इस टाइप की अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं। और मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा। देखो अब यहां तो पानी भी फ्लो कर सकता है और हीट भी फ्लो कर सकती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो से क्या मतलब है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है? समझे ना, मैंने बोला ना जो चीज फ्लो कर सकती है उसके लिए हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है? अगर मैं ये बोलता हूं कि एक स्टेशनरी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रही हैं, मुझे दर्शा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया जा सकता है। कैसे करेंगे? देखो मान लेते हैं कि आपको दिया जाता है ये एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आती हैं इस प्रकार से आती है इसके सराउंडिंग में। ऐसे आएंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके जस्ट सामने एक प्लेन लेता हूं, ये एक प्लेन लिया और इसका एरिया मान लिया मैंने, इसका एरिया ए है इसका एरिया। क्लियर। स्क्वायर मान लेते हैं, ये ए, तो आप इसके एरिया पे कमेंट कर सकते हो। अब इसके एरिया से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी इस प्रकार से, इसके एरिया से बहुत सारी। तो आप क्या बोलोगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, आपसे अगर ये पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस एरिया परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में। दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया अभी तक आपके लिए एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन यहां एरिया एक आपको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब डिफाइन किया जाएगा तो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया परपेंडिकुलरली विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया। तो एक तो डेफिनेशन ये होती है जो रिलेटिव डेफिनेशन है एक्चुअली, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेट करते हो, कंपेयर करते हो, तो ये डेफिनेशन आप याद रखते हो। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, यानी बेसिक डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं अब वो होती है, ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एरिया के परपेंडिकुलर है इनटू एरिया, दोनों का प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी जो दिए गए एरिया के परपेंडिकुलर है इनटू एरिया विल बी द, यानी दिस प्रोडक्ट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट गिवन एरिया। तो यहां इस एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे दिया जाएगा कि इसके हर एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके? एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू अमाउंट ऑफ दिस एरिया विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। तो यहां मैंने जो ओरिएंटेशन लिया है, ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से देखो, अगर मैं एक प्लेन लेता हूं, ये जो प्लेन है, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो इस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पर होगा। अगर मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज, और इसके सामने एक प्लेन ले लेता हूं, ये प्लेन है,
तो क्या ये प्लेन का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा? इस प्लेन का हर एक पॉइंट इस पॉइंट से क्या सेम डिस्टेंस पर होगा? नहीं होगा। और सेम डिस्टेंस पे अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग आएगी। क्लियर? और आप ये देखेंगे कि डायरेक्शन भी अलग अलग आएगी। इस पॉइंट पे डायरेक्शन आएगी ऐसे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन आएगी ऐसे, स्ट्रेट जो सामने पॉइंट होगा उस पे आएगी परपेंडिकुलर, लेकिन जो यहां होगा नीचे उस पे आएगी किसी एंगल पे। ये देखो, ये 90 डिग्री एंगल नहीं आएगा, ये ज्यादा एंगल आएगा, ऐसे आएगी, जैसे ये 90 डिग्री नहीं आएगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू उस छोटे से रीजन का एरिया। तो अगर यहां आपको फ्लक्स दर्शाना हो तो आप कैसे लिखोगे? छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये डीए, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। जैसे मैं ले लेता हूं, यहां देखो, यहां छोटा सा एरिया लेता हूं, ध्यान से समझना ये बात, ये छोटा सा एरिया लिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे है, इस प्रकार से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये छोटा सा एरिया है डी ए। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है इस एरिया के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट, ये एंगल मान लेता हूं थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? ई नेट कॉस थीटा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? छोटा सा फ्लक्स। मैं इस पूरे एरिया पर, ये जो पूरा एरिया, इस पूरे एरिया पर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने ये पाया कि इसके अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और डायरेक्शन अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया इनटू सरफेस एरिया। क्लियर? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है दिए गए प्लेन के हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और ये एरिया ए है, तो फिर तो बहुत आसान है, ई नॉट इंटू ए फ्लक्स आ जाएगा नेट। लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ई नेट कॉस थीटा इंटू डी ए। तो जनरलाइज वे में ई नेट कॉस थीटा इंटू डी ए, ये आएगा छोटा सा फ्लक्स। अब इस पे इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन, यहां आएगा कंप्लीट फ्लक्स, और ये आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, ई नेट कॉस थीटा डी ए। तो अब इस cos थीटा डी को यदि मैं फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहता हूं, समझे, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, या तो आप ये फॉर्म याद कर लें, किताबों में आप लिखा पाएंगे ई डॉट नेट डी ए। इस फॉर्मूले को और अच्छे से बनाने के लिए लोगों ने क्या किया? एरिया को वेक्टर मानना स्टार्ट कर दिया, एरिया को वेक्टर मानना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन उन्होंने बोली एरिया के परपेंडिकुलर। जैसे मैं कोई भी ये एरिया लेता हूं, छोटा सा एरिया, ये डिस्क है छोटी सी, तो इसके एरिया की डायरेक्शन आप ऐसे लेंगे, ये डायरेक्शन होगी एरिया की, या तो नीचे या ऊपर, या तो नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे, कोई भी एक डायरेक्शन, दोनों नहीं एक साथ, कोई भी एक डायरेक्शन, या तो नीचे वाली डायरेक्शन आप लेंगे या ऊपर वाली। क्लियर? तो ये छोटा सा एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन मैंने क्या ली? ये डायरेक्शन है इस छोटे से एरिया की, डी ए। तो अगर मैं इसको वेक्टर मान लेता हूं, एरिया को, इस छोटे से एरिया को अगर मैं वेक्टर मान लेता हूं, तो मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, और अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर डॉट प्रोडक्ट इंटू डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में तो होता है, यदि आप इसको वेक्टर डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या आप इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, समझे? तो इसका फॉर्मुलेशन करने के लिए लोगों ने एरिया को वेक्टर मानना स्टार्ट कर दिया। और कैसे माना? कि यदि एरिया ऐसा है, ओपन एरिया, फ्लैट एरिया, जैसे ये एरिया है फ्लैट एरिया, ये एरिया है फ्लैट एरिया, तो इसकी डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, आप पे डिपेंड करता है, कोई सी भी एक डायरेक्शन आप मान सकते हैं। क्लियर? तो मैंने यहां डायरेक्शन ये मान ली डी ए। अब देखो, अगर मैं ई नेट को डी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा? ई नेट कोस थीटा डी आएगा,
और यही तो मुझे चाहिए। तो अब आपके सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखो वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आएगा जो सबके लिए वैलिड होगा, फाई ई नेट डॉट डी ए। आप ज्यादातर किताबों में जो फॉर्मूला पाएंगे वो पाएंगे ये ई डी ए, ये पाएंगे, या फिर ये पाएंगे ई डॉट ए, ये फॉर्मूला पाएंगे, या फिर आप ये पाएंगे ई ए। एक्चुअल में ये यूनिफॉर्म सिचुएशन के फॉर्मूले होते हैं। कैसे कैसे बता रहा हूं मैं यूनिफॉर्म सिचुएशन। देखो मान लेते हैं कि आपके पास इनफाइनाइट प्लेन है, ये क्या है, इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन। अब हम जानते हैं इसके सामने इसके आगे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कितनी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर एक पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जानते हैं बात। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये एरिया पैरेलल है, इस प्लेन के एक एरिया ले लेते हैं पैरेलल, ये एरिया है, इसका अमाउंट क्या है ए, इस एरिया का अमाउंट क्या है ए अमाउंट है इस एरिया का। क्लियर। तो यहां आपके वो फॉर्मूले यूनिफॉर्म सिचुएशन वाले वैलिड हो जाएंगे, एकदम से आपका आंसर आएगा। अगर आप फॉर्मूला ये याद रखते हो ई इंटू ए, तो ये भी सही है यहां। क्यों, देखो एरिया कैसे आएगा, ऐसे, ये एरिया वेक्टर आ जाएगा। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0। क्लियर। तो अगर मेरे फॉर्मूले से जाओगे आप, ई डॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉस 0 आ जाएगा यानी 1, इंटीग्रेशन फिर डी ए पे लगेगा, पूरा एरिया ए। तो ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। आई बात समझ में। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हर एक पॉइंट पर इस एरिया के किसी भी सेक्शन पे, छोटे से सेक्शन पे लो आप, किसी भी छोटे सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सेम है। तो ये ई कांस्टेंट है। एंगल कितना है, हर एक पॉइंट पे एंगल कितना है, सेम है 90 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर तो आएगा प्लेन के साथ 90 डिग्री है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ तो 0 आएगा। एरिया वेक्टर ये होता है परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर के साथ क्या आएगा, 0। तो cos 0 क्या आएगा, 1, यानी डॉट प्रोडक्ट भी कोई मायने नहीं रखता है। इंटीग्रेशन किस पे आएगा, डीए पे आएगा, यानी टोटल एरिया, तो ई इंटू ए आएगा। तो इस सिचुएशन के लिए आप जो फॉर्मूले ज्यादातर देखोगे ई ए या ई डॉट ए, इस सिचुएशन के लिए वैलिड है। आप आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से इस सिचुएशन में। लेकिन जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि इस प्लेन के सामने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उस सिचुएशन का आंसर आप ऐसे नहीं निकाल सकते। उस सिचुएशन का आंसर ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगी, एंगल भी अलग अलग आएगा। क्लियर। तो ये हर सिचुएशन को सॉल्व करने वाला फॉर्मूला है, ये यूनिफॉर्म सिचुएशन को सॉल्व करने वाला फॉर्मूला है। तो पहले तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया, जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया है उसने ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों डिफाइन किया। क्लियर। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं, चलो पहले ये यूनिफॉर्म सिचुएशन ही आपको समझाता हूं, इसको ही समझाता हूं। ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इस प्लेन पर है, ऊपर
इसके जस्ट सामने मैंने क्या किया, एक प्लेन को इस ओरिएंटेशन में रख दिया, इस ओरिएंटेशन। कौन सा ओरिएंटेशन? हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। यानी इस प्लेन के, ये प्लेन कौन सा है? वर्टिकल। ये प्लेन वर्टिकल है और ये वाला प्लेन कौन सा है? ये ऐसे या ऐसे मान सकते हो, समझे नहीं? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। क्लियर? तो इसके सामने मैंने रख दिया है। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है? इस प्लेन के एंटर कितनी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, इसके सामने इसके परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर। यानी इस प्लेन के क्या आएंगी? पैरेलल। इस प्लेन के क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्रॉसिंग नहीं होगी, यानी इसके एरिया में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं कर रही है। क्लियर? तो इस केस में इस एरिया से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे एंटर होकर नहीं गुजर रही है, तो इसलिए इस केस में आंसर 0 आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। समझ में आई बात? ये मैं तब बोल रहा हूं, मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों सोचा लोगों ने। तो मैं एक जनरलाइज सिचुएशन अपने दिमाग में ले रहा हूं, एक एग्जांपल अपने दिमाग में ले रहा हूं और फिर सोच रहा हूं कि प्रैक्टिकली इस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं गुजर रही है, तो इसके लिए ऐसा क्या फॉर्मूला सेट करूं जिससे कि उसका आंसर 0 है, जिससे कि आंसर क्या है? 0 है। तो देखो क्या सेट करते हैं। ये एरिया मान लेता हूं ए है। अब इसका डायरेक्शन इस प्रकार से आएगा, इस एरिया का डायरेक्शन आएगा इस प्रकार से, क्योंकि ओपन एरिया है, फ्लैट एरिया है। और फ्लैट एरिया का रूल क्या होता है? फ्लैट एरिया के लिए हमने कैसे डिफाइन किया है एरिया वेक्टर? उस प्लेन के ऊपर या नीचे। एरिया को मैं वेक्टर मान सकता हूं और उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? अगर वो फ्लैट एरिया है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या नीचे। मैंने ऊपर मान लिया। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे आगे, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा ना, 90 डिग्री। तो यदि मैं डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस ए को डॉट प्रोडक्ट से, क्लियर? तो क्या आएगा? cos 90 और cos 90 होता है 0, तो ये पूरा अमाउंट क्या आएगा? 0 आएगा। पूरा अमाउंट क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी एक्सप्लेन कर रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला सही है। समझ में आई बात? एक इसमें और मेरे दिमाग में पॉइंट आता है कि यदि मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं। कैसे घुमा देता हूं? देखो, ये जो प्लेन था इस प्रकार से, ये प्लेन है, क्लियर? मैं इस लाइन के अबाउट, ये थोड़ा समझना, ध्यान से समझना, ये चीज समझना वरना बाउंस जा सकती है। ध्यान से समझना। ये एक एक्सिस है जो इस प्लेन से गुजर रहा है, इसके अबाउट में घुमा सकता हूं इसको। ये जो स्क्वायर है, ये प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल है, अभी इस स्टेट में क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन के पैरेलल है। अब इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं एक एंगल पे। एंगल क्या है? देखो किस तरीके से घुमाता हूं। ये पॉइंट घूम के थोड़ा सा नीचे आएगा, ये पॉइंट घूम के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यहां भी आपको ये ओरिएंटेशन नजर आएगा। तो नया फिगर जो आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। ये इनिशियल पोजीशन थी,
ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन पैरेलल थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल थी। अब मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया, ये एंगल मैंने थीटा रखा। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नए वाले प्लेन से, ये जो फाइनल प्लेन है, कितना आएगा? और यदि मैं इस एंगल को धीरे 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 बढ़ाता जाता हूं, धीरे 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 बढ़ाता जाता हूं और 90 कर देता हूं, तो आपको सिचुएशन क्या नजर आएगी? आपको सिचुएशन नजर आएगी कि ये प्लेन इसके पैरेलल हो जाएगा, इस प्लेन के। और उस इंस्टेंट पर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम क्रॉस करेंगी इसके एरिया से। जब ये थीटा 0 है का मतलब ये प्लेन, जो ये वाला प्लेन है जिसका एरिया हम जानते हैं ए, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं। ये वाला जो प्लेन है पहले स्टेट में जो हॉरिजॉन्टल था, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, समझे? तो उससे फ्लक्स आएगा 0। लेकिन जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाते जाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया विल बी इंक्रीजिंग, धीरे धीरे वो बढ़ेंगी। और जब ये थीटा 90 हो जाएगा उस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही होंगी, समझे? जो इससे पहले ओरिएंटेशन मैंने बनाया था कि ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी निकलेंगी उस प्लेन से परपेंडिकुलरली टकराएंगी। जैसे जैसे आप प्लेन को, सामने वाले प्लेन को, जैसे ये प्लेन है, फ्रंट वाले प्लेन को जैसे जैसे ऐसे घुमाते जाओगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ऐसे घुमाओगे तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस एंगल की वजह से अगर मैंने ये पाया कि जब ये एंगल 90 डिग्री होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री होता है तो प्लेन कैसे हो जाएगा? ये ओरिएंटेशन आएगा, इस प्लेन का वेक्टर आएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना आएगा उन दोनों के बीच में? इस ओरिएंटेशन, इस ओरिएंटेशन। ये प्लेन का वेक्टर आएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा? 0। cos 0 मैक्सिमम 1 होता है, कितना होता है? 1। इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट आया, ये रीजन है डॉट प्रोडक्ट आने का। और जैसे ही आप इसको घुमा के ऐसे कर दोगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसे, एंगल आएगा 90 डिग्री, यहाँ cos 90 रखोगे आ जाएगा 0। तो ये मैथमेटिकल और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रही है, इसलिए लोगों ने मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। क्लियर? तो अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं और आप शब्दों में इस मैथमेटिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the dot product of electric field intensity and the area vector, the area vector ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर? ऐसे लिखा जा सकता है, समझे? कुछ और अच्छे से अगर आप बोलना चाहते हैं तो और अच्छे से इसको ऐसे बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी एरिया विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट एरिया। क्लियर? ऐसे भी बोल सकते हो आप। दोबारा फिर धीरे धीरे बोलता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद any area will be the dot product of electric field intensity crossing that area and area vector of given situation। क्लियर? ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो।